चंडू खाने का मतलब उड़ी उड़ी खबरें जो बिना सिर पैर की होती हैं, जिनमें सच्चाई नहीं होती है, जो भांग के नशे में मुझे लगता है बना दी जाती है, बोल दी जाती है, या फिर जिसका जमीनी हकीकत नहीं होता। बहुत हद तक ये कहा जा सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि चंडू खाने की भी खबरें बनती जब भी है ना, जब कुछ बेस बनता हो। तो चंडू खाने की खबर उसको बोलते हैं। खैर चलिए साहब, आज हम चर्चा कर रहे हैं, एक खबर आई है कि आरएसएस प्रमुख ने बयान दिया है कि भाजपा सरकार को या मोदी सरकार को मणिपुर पे ध्यान देना चाहिए। मणिपुर 1 साल से जल रहा है। क्या कहेंगे आप इस पे? मतलब आपको क्या लगता है कि आपको इससे लग रहा है कि संघ और भाजपा की जूतम पैजार बढ़ गई है? बिल्कुल। देखिए, जिस बात को दबी जुबान से कहा जा रहा था, जिस बात को इस तरीके से कहा जा रहा था कि ये बातें मतलब पत्रकारों के बीच थी, लेकिन वो चीज़ों के पीछे कोई तथ्य नहीं था, कोई सबूत नहीं था। आपको पता है ओटीसी चल रही है नागपुर में, और कल संघ प्रमुख का ये बयान आता है कि 1 साल से मणिपुर जल रहा है और मणिपुर की सुध लेनी चाहिए। मणिपुर के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। सरकार बेहतर काम कर रही है, लेकिन लोगों को अपने आत्म यानी कि अहंकार से बाहर आकर सोचना चाहिए। देखिए, पूरा बयान सुनेंगे, 7 मिनट के आसपास का है, तो आपको पता चलेगा कि कार्यकर्ताओं को अपने अहंकार से बाहर आकर सोचना चाहिए। अपने जीवन में आपने कुछ अर्जित कर लिया है तो अहंकारी मत बनिए। ये किसको कह रहे हैं? कौन संघ का कार्यकर्ता है, कौन संघ का स्वयंसेवक है जिसने जीवन में अर्जित कर लिया है, जो इस पद पर पहुंच गया है? तो मोहन भागवत कह रहे हैं कि अहंकारी मत बनिए। अहंकार है, सत्ता के पास रहिए लेकिन अहंकार को त्याग के रहिए। अभी किसको कह रहे हैं? दूसरा, मणिपुर में सरकार को घेर रहे हैं, मणिपुर के हिंदुओं के नाम पर सरकार को घेर रहे हैं, और मणिपुर के बहाने सरकार पर सवाल उठा रहे हैं मोहन भागवत। तो जाहिर सी बात है, क्लियर कट बात है। अब ओटीसी चल रहा है। अब ये समझिए 15 मई के बाद ओटीसी स्टार्ट होती है, और मई के अंत तक वो ओटीसी चल रही है। कहाँ? नागपुर में। जो लोग आरएसएस को समझते हैं, स्वयंसेवक का जो पूरा बनने का प्रोसेस समझते हैं, उनको पता है कि ओटीसी जाना पड़ता है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, जैसे प्रथम और द्वितीय वर्ष कंप्लीट करना पड़ता है, तो फिर आप प्रचारक बनते हैं और आजीवन प्रचारक की कमान भी संभाल लेते हैं। अब इलेक्शन के बीच में सोचिए, इलेक्शन के बीच में जब इलेक्शन चल रहा है, उस वक्त आरएसएस पूरी शक्ति अपनी खींच लेता है और सीधे लगा देता है साहब कहाँ? नागपुर में, जहां ओटीसी चल रहा है। और जो पूर्णकालिक स्वयंसेवक है, जो प्रचारक है, वो सारे कहाँ है? नागपुर में। तो हर जगह बीजेपी का काडर केवल सड़क पे दिखाई दिया, वो भी गर्मी के कारण घर में दिखाई दिया। लेकिन संघ के प्रचारक, संघ का काडर हर एक राज्य में बिल्कुल सड़क छोड़कर या जमीन छोड़कर निकल चुका था, जिसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा। ये मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में आपसी तालमेल बेहतर था, आपको पता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में खुद मोदी की जगह पर, यानी कि बनारस में भी स्वयंसेवक जो है वो बाहर निकल कर आए नहीं। स्वयंसेवकों ने सीधे तौर पर बीजेपी के समर्थन में कुछ नहीं किया, और ये खाई और बड़ी हो रही है जब मोहन भागवत ऐसा बयान दे रहे हैं। जी नहीं, आपको क्या लगता है मोहन भागवत के या संघ के मन में ऐसा क्या चल रहा है? ऐसी क्या उथल पुथल है, या ऐसी क्या निराशा है, या ऐसी क्या नाराजगी है सरकार के प्रति, जो वो इस तरीके से सार्वजनिक जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात है, बीच चुनाव में जो है अपने कार्यकर्ताओं को जो है कहीं और है अपने कार्यक्रमों में बुला ले रहे हैं, चुनाव प्रचार से हटा ले रहे हैं। क्या मतलब सब कुछ ठीक क्यों नहीं चल रहा है संघ में? क्या समस्या क्या है? देखिए, संघ, एक बार ध्यान रखिए, कोई भी संस्था को थोड़ा बहुत तो ईगो होता है, और पिछले 10 सालों से एक बार भी नरेंद्र मोदी
नागपुर में मत्था टेकने नहीं गए। आपको पता होगा पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी एक बार भी नहीं लाए। नीतिगत फैसला नरेंद्र मोदी हमेशा अपनी ठसक के साथ करते हैं। किसी को भी मंत्री बनवाना हो, किसी को भी सांसद बनवाना हो, किसी को टिकट देना हो, किसी को टिकट नहीं देना हो, नरेंद्र मोदी हमेशा ये फैसले खुद लेते हैं। आप समझिए पिछले अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में यहां तक कि वित्त मंत्री बनवाने के लिए संघ ने वीटो लगा दिया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी चाह कर भी आप समझिए जसवंत सिंह को वित्त मंत्री नहीं बना पाए, कितना भी करने के बावजूद। इस बार वित्त मंत्री नरेंद्र मोदी बनाते हैं, विदेश मंत्री नरेंद्र मोदी बनाते हैं, होम मिनिस्ट्री सारा कुछ जो है वो कौन डिसाइड करता है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह डिसाइड करते हैं। संघ की सरकार में कोई दखल नहीं है, किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है, चाह कर भी सरकार संघ कुछ नहीं कर पाता है। और जो संघ के जिन्होंने संघ की कब्र खोदी, जिसने संघ के बुरा किया, उसको भी सरकार दंडित नहीं कर पाई, बल्कि उनको पारितोषिक दिया, यानी कि उनको इनाम दिया। कृपाशंकर सिंह, कृपाशंकर सिंह आपको याद है जौनपुर से टिकट दिया गया, वो व्यक्ति जो दाऊद का राइट हैंड था, जो दाऊद मुंबई में ना रह के भी कृपा सिंह शंकर सिंह के द्वारा चीजें करवाता था। आपको याद है सहारा, राष्ट्रीय सहारा का एक उर्दू अखबार था, अभी भी है, उसके एक एडिटर थे, उसका नाम है अजीज बर्नी। ठीक, अजीज बर्नी से मेरी व्यक्तिगत मुलाकात है। उत्तर प्रदेश सरकार मायावती और अखिलेश के कार्यकाल में उनको सुरक्षा मुहैया करवाती थी और बड़ी सी लंबी गाड़ी लेकर वो घूमता था। नोएडा के पत्रकारों में अजीज बर्नी बहुत फेमस नाम था। तो आप समझिए अजीज बर्नी मात्र 6 दिन के अंदर आरएसएस की साजिश 26/11 लिख देते हैं और 26/11 नवंबर में होता है और 4 या 5 दिसंबर को वो बुक का रिलीज हो जाता है, यानी कि 6 दिन में वो किताब लिख दी जाती है और कृपा शंकर सिंह उसको रिलीज करवाते हैं। आरएसएस का नाम बदनाम करने की कोशिश की जाती है मालेगांव में, और 26/11 में उसका जिक्र किया जाता है आरएसएस का, आरएसएस की मट्टी पलीत की जाती है। दिग्विजय सिंह इस सारे कार्यक्रम को करते हैं और कृपा शंकर सिंह इसमें बड़ा नाम होते हैं। लेकिन आपको पता है कृपा शंकर सिंह को बीजेपी न केवल बीजेपी में भर्ती है, उनका दाखिला करती है, बल्कि उठाकर जौनपुर से टिकट दे देती है, यानी कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में सब धुलकर आकर पवित्र हो जाते हैं। तो क्या जिसने हिंदुत्व और आरएसएस के खिलाफ काम किया, उस व्यक्ति को भी आप आगे आकर खड़ा कर देते हैं, उसको भी टिकट दे देते हैं, दिग्विजय सिंह के राइट हैंड को टिकट दे देते हैं। आप ये सोचिए दाऊद इब्राहिम के गुर्गे को टिकट दे देते हैं, तो आरएसएस तो नाराज होगा ना, जो आपके लिए काम कर रहा है। आप उसकी एक बात भी नहीं सुन रहे हैं, बस कि उसके विचार के अनुरूप विरोध में काम कर रहे हैं, तो आरएसएस नाराज होगा ना। अच्छा, मुझे एक बात जी। बताइए, 2017 में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव भाजपा ने जीता, तो मोदी और अमित शाह की पहली पसंद मुख्यमंत्री पद के लिए मनोज सिन्हा थे। आपको भी जानकारी होगी इस बात की। और जी जी मनोज जी। सिन्हा का नाम फाइनल हुआ। मनोज सिन्हा नाम फाइनल करा के दिल्ली से बाबतपुर एयरपोर्ट पे उतरे बनारस में, और फिर वो वहां से जब गाजीपुर के लिए चले, तो बनारस से लेकर गाजीपुर तक हर चट्टी चौराहे पर उनका स्वागत हुआ। उनकी कार और उनको जो है फूलों की मालाओं से लाद दिया गया। मुझे वो दृश्य आज भी याद है। जब बनारस से गाजीपुर जब हम जाते हैं तो हर 5 किलोमीटर पे एक चट्टी है, आपको पता ही है, उस सड़क से आप भी हजारों बार गए होंगे। हर चट्टी पर मतलब आशापुर से शुरू भईना लोग, तो ओकरे बाद उमराहा, ओकरे बाद जितना भर चंद्रावती, ओकरे बाद जो ना पहुंचत पहुंचत कैथी, कैथी कैथी में तो इतना जोरदार स्वागत हुआ था कि मैं क्या बताऊं। कैथी के बाद पहुंचना, तो ओकरे बाद रजवाड़ी, रजवाड़ी के बाद सिधौना में रुकल रहना कम से कम आधा घंटा लोग। सिधौना बाजार के बाद निकले तो औड़ियार, औड़ियार के बाद सैदपुर, और ये बाप रे बाप, सैदपुर पे तो उस दिन जराई की स्टैम्पीड वगैरह हो जाता, इतना फूल माला गांज दिए सब।
उसके बाद किसी तरह गाजीपुर पहुंचे थे, फिर गाजीपुर हाँ। पहुंचे, अगले दिन जो ना एकदम बढ़िया से तेल फुले लित्र लगा के दर्शन वर्शन करके चले लखनऊ के लिए शपथ ग्रहण के लिए। और जौनपुर के पास पहुंचे थे तो एक ठो फोन आया कि रुको, गाड़ी साइड लगाओ। कहाँ पहुंचे? बोले जी जौनपुर पहुंचे। बोले रुको, गाड़ी साइड लगाओ। तो वो गाड़ी साइड लगाए। बोले एक तो ट्वीट करो। बोले क्या ट्वीट? बोला मैं मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल नहीं हूं। और मनोज सिन्हा जो है ट्वीट किए, मैं मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल नहीं हूं। और वहीं जौनपुर से, अभी ये जौनपुर 4 लेन नहीं हुआ था रोड, वहीं से यू टर्न लिए और गाजीपुर चुपचाप आगे बैठ गए और बाबा जो है चीफ मिनिस्टर बन गए। तो भैया मोदी अमित शाह तो मनोज सिन्हा को चाहते थे, तो ये बाबा को कौन मुख्यमंत्री बनवा दिया जी? आप कहते हैं कि संघ की तो चलती नहीं है, आप ही कह रहे थे ना। ठीक। हाँ, तो बाबा की, समझिए, बाबा को मुख्य, बाबा माने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनवाने वाला कौन था? योगी आदित्यनाथ की छवि भी ऐसी थी। आपको पता है अमित शाह को आजमगढ़ में घेर लिया गया था 2017 के चुनाव में, ये तो आपको पता होगा। और उसकी सहायता हिंदू युवा वाहिनी यानी योगी के ही लोगों ने किया था, अमित शाह को सहायता किया था और वो घेर लिया गया था। आपको याद है आजमगढ़ में तो पुलिस नहीं था, बीजेपी का काडर नहीं था, आरएसएस नहीं था, पर उत्तर प्रदेश जैसे ऊंट प्रदेश को संभालने के लिए योगी आदित्यनाथ एक बेहतर नेता। और मैं समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि बल्कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पहली चॉइस जो है वो गवर्नर है जम्मू कश्मीर के। मैं ये समझ रहा हूं आरएसएस की चली होगी। अगर आरएसएस की चली है तो एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, दिल्ली का उदाहरण दे रहा हूं। मेरा सर प्लीज, मैं छोटी सी गुस्ताखी कर रहा हूं। मेरा सर इतना सा आग्रह है आपसे कि 2017 तक आरएसएस की चलती थी, और मैं ये समझता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पद है वो है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होना। और आरएसएस ने अपनी पसंद का मुख्यमंत्री बनवा लिया ना, भाजपा मोदी अमित शाह से। तो क्या योगी आदित्यनाथ आरएसएस का स्वयंसेवक है, कैडर है? उन्हें मैं फिर तो वही आपसे बात पूछ रहा हूं। इसके बावजूद संघ ने बाबा का चयन किया ना, बाबा को उपयुक्त पाया ना। क्योंकि 17 तक मजबूत नहीं थे ना। 17 तक आप बताइए कहाँ मजबूत थे? क्या नरेंद्र मोदी या अमित शाह उतने बड़े पैमाने पर मजबूत थे? क्या अब उनकी हुए इतनी मजबूत। जमीन में थी जड़ें तो आप ये जितनी कहना आज चाहते है? हैं 17 के बाद यानी 19 के बाद जो है भाजपा इतनी ज्यादा मजबूत हो गई कि स्वतंत्र हो गई कि मोदी अमित शाह जो है वो इतने बड़े हो गए कि ऊपर निकल गए, आप ये कहना चाहते हैं? मैं बिल्कुल इस बात को कह रहा हूं। और देखिए, पहले अगर 10 लोग बीजेपी का प्रचार करने वाले होते थे सड़क पर, तो उसमें से 6 आरएसएस और 4 बीजेपी का काडर होता था। लेकिन अब जो बीजेपी का प्रचार करने वाले 10 लोग होते हैं, उसमें 8 बीजेपी का काडर और 2 स्वयंसेवक या वीएचपी के लोग होते हैं, जो 2024 के चुनाव में दोनों के दोनों सीधे से गायब थे। देखिए, मैं 2 जगह का आपको सीधा उदाहरण देता हूं। आप मुझे बताइए, क्या आपके घर पर पहले सरस्वती शिशु मंदिर या तमाम वो लोग क्या आपके घर में चुनाव से पहले पर्ची लाकर देते थे? आपसे बातचीत करते थे, कोऑर्डिनेट करते थे, वीएचपी के लोग करते थे, सारे लोग करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो लोग कहाँ है? मैं तो देखता था ई रिक्शा से लोगों को ढो ढो के ले जाते थे, स्कूटर्स लगवा देते थे और स्कूटर से लोगों को ढो ढो कर वो चुनाव में आप मतदान करने के लिए वीएचपी आरएसएस के लोग ले जाते थे। मैंने खुद देखा। इस बार ना वो पर्ची देने आए, ना आपको चुनाव तक ले जाने के लिए आए। और इसका एक ज्वलंत उदाहरण दे रहा हूं, समझिए। नाम लेना ठीक है कि नहीं मैं ये भी सोच रहा हूं, क्योंकि
क्योंकि मुझे फील्ड में ही रहना है। लेकिन हाँ, आरएसएस के दो लोग, चलिए मैं नाम लेना ठीक नहीं है, आरएसएस के दो लोग मंडी हाउस के पास भारत के इतिहास लेखन को लेकर जो आप समझिए बदलाव हो रहा है शिक्षा में, उसका काम करते हैं दो लोग, नाम नहीं लूंगा मैं माफी के साथ। वो दो लोग 2022 तक विश्वविद्यालयों में रखे जाने वाले टीचर्स, प्रोफेसर्स किस बुद्धि के होंगे, कौन से लोग होंगे, कौन से लोग नहीं होंगे, विश्वविद्यालय और वो सारी चीजें में उनकी दखल थी। 2022 के बाद वो लोग हाशिए पर हो गए हैं। जो भी लोग जा रहे हैं वो शिक्षा मंत्रालय के थ्रू जा रहे हैं, ना कि अब आरएसएस के कैडर को उसके माफिक पहुंचाया जा रहा है। उन दोनों लोगों का नाम नहीं लूंगा, वो लोग भी बहुत नाराज है बीजेपी से। तो आप समझिए दोनों तरफ ये चीजें हैं, आरएसएस भी इस तरीके से बिहेव कर रहा है, बीजेपी भी को भी लगा कि साहब हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, और इसका नतीजा आपने 24 के चुनाव में देखा। अब मैं बता रहा हूं, आपको पता, आप तो बनारस मुझसे बेहतर जानते होंगे। पहाड़िया एक जगह है, पहाड़िया एक जगह है, आपको याद है, और मंडी। पूरे में, हाँ हाँ, सबसे ज्यादा स्वयंसेवक अगर रहते हैं तो पहाड़िया पे या फिर सारनाथ के पास। आपको पता है सारनाथ के पास जो नई वाली कॉलोनी कटी है वहां पर, ठीक, पहाड़िया में जो स्वयंसेवकों का अड्डा है, या फिर यहाँ पर 12 वोट मिले हैं नरेंद्र मोदी को। 2250 के आसपास वोट पड़ा है, लेकिन 12 वोट बीजेपी को मिला है, और वो स्वयंसेवकों का अड्डा है। तो स्वयंसेवकों ने किसको वोट दिया? अजय राय को। उन स्वयंसेवकों ने वोट नरेंद्र मोदी को नहीं दिया, लेकिन वो वोट देने जरूर गए, ताकि बोले कि साहब देखिए हमने वोट दिया, देखिए, समझ रहे हैं आप? यानी कि वोट उन्होंने दिया, लेकिन वोट नरेंद्र मोदी को नहीं दिया, वो वोट दिया, आप ये समझिए, उन्होंने सीधे तौर पे अजय राय को। और मोदी जो जीते हैं वो ग्रामीण वोटों से जीते हैं। जो ग्रामीण तबका नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए आया था, जो किसी पार्टी किसी पद में नहीं था, चिराई गांव से नरेंद्र मोदी को बेहतर वोट मिला है। आशापुर के दक्षिण वाला जो पूरा टोला है वो नरेंद्र मोदी को भरपूर वोट दिया है। सारनाथ में नरेंद्र मोदी को वोट मिला है बेहतर। तो आरएसएस क्यों खफा है, क्यों खफा नहीं? और आपको लगता नहीं है? आपको लगता है आरएसएस खफा नहीं है? नहीं, मैं तो आरएसएस को समझ ही नहीं पाता हूं कि आरएसएस खफा होगी। जरूर खफा होगी, अरे भाई आरएसएस को पूरा हक है खफा होने का। तो पर मुझे एक बात बताइए जरा, आरएसएस ने बड़ी चिंता व्यक्त की मणिपुर के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने कभी आरएसएस को ऐसी कोई चिंता कश्मीर के हिंदुओं के लिए व्यक्त करते आपने सुना है कभी? नहीं। इसी मामले में तो आरएसएस डायकोटमिक है। क्या है आरएसएस? डायकोटमिक बिहेवियर है उसका। एक तो आप लोग ना थोड़ा सा पढ़ लिख लेते हैं, तो आप लोग जानबूझ के जो है नहीं, सामने वाले को आप लोग बेइज्जत करने के लिए आप लोग ऐसा ऐसा शब्द बोलते हैं लंबा लंबा। नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं। हाँ, देखिए इसी मामले में दो अर्थी है, दो अलग अलग दृष्टिकोण रखती है आरएसएस। यानी कि समझिए वो दिल्ली के लिए अलग सोचती है, बंगाल के लिए, बंगाल के हिंदुओं के लिए कभी आरएसएस नहीं आती है। हाँ, मैं अपनी कड़ी में ये पूछने वाला था कि क्या बंगाल के हिंदुओं को सिर्फ इसलिए मारा जा रहा है कि उन्होंने भाजपा को वोट दिया, और दीदी का काडर, दीदी की पुलिस, दीदी के गुंडे, दीदी के माफिया, दीदी के कार्यकर्ता हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं, और कोई मीडिया इसको कवर भी नहीं कर रहा है। सर शायद पहुंच न रही हो बात, बेचारे पहुंच रही है, पता नहीं। नहीं, अरे आपको मालूम नहीं, जब बौद्धिक होता है तो फोनवा रखवा दिया जाता, कैसे पहुंच जाएगी? वहां तो शिविर चल रहा है, सब लोग तो फोन रख के बैठा है, कैसे पहुंच जाएगा बात? कबूतर से जाएगी, कबूतर के पैर में बांध के। अच्छा, उसके बाद सुनिए,
पंजाब में के हिंदुओं की कभी चिंता की? उस पे भी कभी कोई बयान आया हो तो जरा हमको भी जरा प्लीज बताइएगा। हमारे यहाँ कहावत है, जो सांस का जोर उसी बहू पे चलता है जो बहू थोड़ा सुन लेती है। जो पलट के जवाब देती है, सांस का जोर उस बहू पे नहीं चलता है, उस पतोह पे नहीं चलता है। यानी नहीं तो कि मणिपुर के या लिए उत्तर प्रदेश में सुन लेते हैं। एक हाँ। मिनट, हमारे यहाँ पूर्वांचल में एक शब्द है पेन्हा जाना। पेन्हा जाना, मैं ये आप लोग बहुत जटिल शब्द बोलते हैं अंग्रेजी का, हम बोलता हूं खांटी भोजपुरी का शब्द पेन्हा जाना। हाँ। पेन्हा जाने का मतलब मैं समझा दूं जरा कि पशु के स्तनों में हमेशा दूध नहीं उतरा रहता है, इसलिए बड़े पिलपिले से रहते हैं। फिर जब बच्चा छोड़ा जाता है तो जब बच्चा माँ के स्तनों को जब पीना शुरू करता है तो माँ के अंदर मातृत्व की प्रबल भावना उमड़ती है और वो दूध रिलीज कर देती है मेमोरी ग्लैंड्स में, स्तनों में, थनों में। तो थन जो है दूध से भर जाते हैं, मोटा जाते हैं, एकदम सख्त हो जाते हैं। उसको स्थानीय भाषा में भोजपुरी में कहते हैं पेन्हा जाना। पेन्हा गेल, पेन्हा गेल। तो जो जो किसान होता है वो तुरंत बच्चे को हटा लेता है, ये भैंसिया पेन्हा गेल, गैया पेन्हा गेल, अब दूहला। हाँ। तो हाँ। सर, अब ये तो मैंने आपको शब्द बताया, अब इसका वाक्य प्रयोग करके बताता हूं कि संघ जो है मणिपुर के हिंदुओं के लिए पहना गया। गुरुजी, ये क्या ये अच्छी वाक्य संरचना है कि संघ अब प्रमुख, बंगाल के लिए नहीं कर रहा है। सुनिए सुनिए सुनिए, संघ प्रमुख मणिपुर के हिंदुओं की दुर्दशा देखकर पहना गए, परंतु परंतु बंगाल और कश्मीर के हिंदुओं की का शब्द सुनते ही वो बिसुक जाते हैं। अब बिसुक जाना भी समझा दूं क्या? जब भैंस 8, 10, 12 महीना बच्चा देने के बाद जब दूध से चली जाती है, उसको बोलते हैं कहो भैया भैंसिया लगत है, नहीं भैया बिसुक गई है। तो संघ प्रमुख कश्मीर, पंजाब और बंगाल के हिंदुओं के नाम पर बिसुक जाते हैं और मणिपुर के नाम पर अचानक पहना गए। इसके पीछे क्या रहस्य है? हे श्रीकांत, हमारे दर्शकों की ये जिज्ञासा शांत कीजिए। क्यों? क्योंकि मणिपुर में मुझे लगता है, उनको लगता है सरकार को बोल के कुछ हो सकता है मणिपुर में। और देखिए, मणिपुर पर किसी दिन बात की जाए, आपके पास समय हो तो मणिपुर और बर्मा के ट्रायंगल पे बात करें हम लोग, और हम बात करें किस तरीके से वहाँ कुकी विद्रोहियों का है, मैथियों का क्या वहां पर पूरा है। और अगर देखा जाए तो जॉर्ज सोरोस किस तरीके से उस जगह का दोहन करता है और क्या कुछ है, उस पर एक दिन बात की जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये सेलेक्टिव हो गए हैं, प्रमुख सेलेक्टिव हो गए हैं। बंगाल पर बोलते तो बंगाल पर यह भी बोलना पड़ता ना कि आपके आरएसएस का काडर कहां है, उसने क्यों नहीं काम किया, आपका आरएसएस का काडर क्यों नहीं काम कर रहा बंगाल में हिंदुओं के लिए। क्योंकि देखिए, मुझे लगता है कि पिछले विधानसभा चुनाव से आरएसएस का काडर बंगाल में गायब है, वो काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसी काडर से निकलकर एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना था जिसको कहते थे सेव बंगाल। सेव बंगाल, सेव बंगाल आरएसएस और बीजेपी के बीच एक कड़ी थी बंगाल में। आरएसएस भी गायब है आज के डेट में और सेव बंगाल पूरी की पूरी कड़ी भी गायब है। और बीजेपी वाले इसलिए गायब हो गए क्योंकि उनको पीट के भगा दिया गया। ऐसा है श्रीकांत जी, मैं अपना निजी अनुभव बता रहा हूं कि जब से हम लोग पिछले 1 साल से ये यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो कांग्रेसी और इंडी अलायंस समर्थक जब भी हमारे चैनल पे आता है तो हमेशा एक के बात बोलता था, हे बाबा, हे बबवा, रे मणिपुर पे बोलो, मणिपुर पे बोलो, मणिपुर पे बोलो। कांग्रेसियों का एक ही शब्द था, हे मणिपुर पे बोलो। वही नस कहीं जो है
नागपुर ने तो नहीं दबा दी, पकड़ ली, क्या है मणिपुर पे बोलो, मणिपुर पे बोलो, हाँ ऐसा है कुछ? हाँ, कभी कभी अपने दोस्त को आप सेट करने के लिए, होश ठिकाने करने के लिए, उसके दुश्मन ने जब आपके दोस्त की कुटाई की होती है, उस वाक्य को याद दिला देते हैं कि बहुत बड़ा चौधरी बन रहा है वो हमारे साथ, भूल गए जब वो आपको कूट के गया था। तो कहीं ना कहीं यही हाल आरएसएस भी कर रहा है, मुझे लगता है। मणिपुर पे बोलो, मणिपुर पे बात करके दिखाओ, मणिपुर जल रहा है। एक और ग्रामीण एनालॉजी देकर मैं इस आज के वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा कि जब भैंसिया ना पहना ले, जब भैंस नहीं पहनाती है, तो किसान जो क्रूर किस्म का किसान होता है, वह ऑक्सीटोसिन का एक ठो सुई दे देता है। आपने कभी दिया है अपनी भैंस को ऑक्सीटोसिन का सुई? देखा है? हमारे घर में तो हमारे देखा है लेकिन दिया नहीं है। दिया नहीं, हमारे यहाँ तो खटाल थी। हमारे ताऊ जी जो है कलकत्ता में खटाल चलाते थे, तो मैं बचपन में एक बार उनके पास गया था 1 महीना। और वैसे भी गांव में आम बात है, हर सब हम्म। कहने की बात होती है, हर किसान देता है। तो उस जमाने में तो 25 पैसा की इतनी सी छोटी सी कांच की वायल आती थी, और वहीं जो है खोसी रहती थी मड़ई में, एक तो सिरिंज तुरंत खट से तोड़ के उसको ऑक्सीटोसिन भर के, उस जमाने में 4 आने की आती थी, अब तो शायद महंगी हो गई होगी, 2-3 रुपए की होगी। तो ऑक्सीटोसिन हम्म। पहुंच देने से भैंस तुरंत पहना जाती थी। तो ये नागपुर की हाँ। भैंस जो अचानक पहनाई है, हम्म। मणिपुर का नाम ले, मणिपुर का ऑक्सीटोसिन मिल गया इनको, तो और ये हिंदुओं की हम्म। अचानक इनको सुध आ गई, तो क्या किसी ने इनको ऑक्सीटोसिन दिया है, आपको लगता है? मुझे लगता है कि ये स्वयं द्वारा उत्सर्जित है, खुद के द्वारा बनाया गया है, किसी ने दिया नहीं है। क्योंकि अच्छा। इनको नरेंद्र मोदी को टेल डाउन करना है, इसीलिए इनको लगा कि इससे बेहतर क्या होता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर, वो मणिपुर के नाम पर नरेंद्र मोदी से थोड़ा दो दो हाथ कर लिया जाए। क्योंकि कहीं का चुनाव नहीं है और नरेंद्र मोदी शायद, हो सकता है कि मंत्रियों और विभागों के मामले में एक बार पूछ ले, क्योंकि नरेंद्र मोदी पूछते नहीं है, और ना नरेंद्र मोदी नागपुर पे जाकर माथा पटकते हैं, मुझे लगता है। अच्छा, पर आप कह रहे हैं कहीं का चुनाव नहीं है? चुनाव तो है, अभी महाराष्ट्र का भी है, अभी हाँ हाँ, हरियाणा का भी है। अभी हाल फिलहाल में नहीं, 6 महीने है। तो 6 महीने से पहले एक बार संघम शरणम गच्छामि हो सकता है ना, बीजेपी वापस संघम शरणम गच्छामि करे। 6 महीने में कील काट दुरुस्त करे, उसके लिए लगा जा चुका है। लोगों के नाम तय कर लिए गए हैं, किस पे कार्रवाई होगी, कौन से नए नाम आएंगे, कौन से नामों को हटाया जाएगा, ये सारी चीजें हो गई हैं। तो मुझे लगता है इसी कारण संघ ने दिया हुआ कि बेटा अब आ जाओ, माफी मांग लो, नाक रगड़ लो, नागपुर आ जाओ। और मुझे लगता है कि नागपुर जाए ना जाए नरेंद्र मोदी, लेकिन एक मीडियोकर, एक बातचीत संघ प्रमुख और नरेंद्र मोदी अमित शाह के बीच बहुत जल्दी आप देखेंगे होने वाली है। वो ऑनलाइन हो या फिर वो किसी मीटिंग में हो, बैठकर हो, बातचीत हो, कैसे भी हो, बहुत जल्द मुझे लगता है कि ये होने वाली है। चलिए, हम हमारी निगाह बनी रहेगी, हम भी जो है कान लगा के सुनेंगे कि क्या बात बात कर रहे हैं संघ प्रमुख के साथ हाँ, मोदी जी और अमित शाह जी। तो जी श्रीकांत जी, आपने जी। समय दिया, आपने बड़ी बहुमूल्य बातें बताई। वैसे वो क्या शब्द बोले थे, एक बार बता दीजिए, और बहुत बड़ा शब्द था, मैं तो क्या अरे था जाइए ना, क्या मजाक कर रहे हैं, नहीं, नाम क्या बता दीजिए, मजाक मैं कर रहे हमारी भी वोकाबुलरी रिच हो जाएगी। हैं। क्या शब्द था वो? मैसेज कर दूंगा, मैसेज कर दूंगा। अच्छा, डाइकोटमिक बिहेवियर चलिए, कहते हैं उसको। मैं अगली वीडियो में बता दूंगा कौन सा बिहेवियर। डाइकोटमिक। डाइकॉटमिक, अच्छा, डाइकॉटमी एक शब्द होता है, हाँ वही है। डाइकॉटमिक बिहेवियर, आज का जी शब्द डाइकॉटमिक बिहेवियर। चलिए साहब, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक आप लोग जो है कुमार भाई का, श्रीकांत जी का जो है सत्य परख भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।
जय श्री राम। जय